हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 7 डेली एग्जाम डोज क्लास 10th एसएसटी मिशन 100 आउट ऑफ 100। और डेली एग्जाम डोज के तहत हम कई बार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और कई बार हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। टॉपिक्स भी जरूरी हैं और यहाँ पर हमारी कोशिश यही रहती है कि फटाफट चीज़ों का रिवीजन किया जाए। आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है, जो प्रेसिडेंट है हमारे, प्रेसिडेंट की नॉर्मल पावर्स को हम डील करेंगे। नॉर्मल पावर्स में से क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आएगा, हो सकता है 5 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन यहीं से आ जाए, तो इसको अच्छी तरह से आप कर लेना। ठीक है, सिर्फ रिवीजन करेंगे हम यहाँ पे, ध्यान रखना। प्रेसिडेंट के पास जनरली 2 प्रकार की पावर्स होती हैं, एक तो होती है नॉर्मल पावर्स और दूसरी होती है इमरजेंसी पावर्स। नॉर्मल पावर्स मतलब जिनको प्रेसिडेंट डे टू डे लाइफ में यूज करता रहता है, नॉर्मली यूज करता रहता है। और इमरजेंसी पावर वो पावर होती है जिनको प्रेसिडेंट किसी स्पेशल कंडीशन में ही यूज करता है, उनको हम इमरजेंसी पावर्स कहते हैं। जैसे आर्टिकल 352, 356 और 360 में इमरजेंसी पावर्स के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अब नॉर्मल पावर्स को देखें तो इसमें 4 प्रकार की पावर्स हैं। पहली है एग्जीक्यूटिव पावर, या इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के नाम से जानते हैं। दूसरी है लेजिस्लेटिव पावर, तीसरी है फाइनेंशियल पावर और चौथी है जुडिशियल पावर। ये 4 प्रकार की पावर है, इनको हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी पावर्स हैं। तो क्वेश्चन में ये चारों की चारों पावर पूछ ले, ये बहुत मुश्किल है। हो सकता है इनमें से 1 या 2 पावर आपसे एक बार में पूछ ले। तो अब 1 और 2 कौन सी आए तो हमें पता नहीं है, इसलिए हमें चारों की चारों जो नॉर्मल पावर्स हैं अच्छी तरह से करनी पड़ेंगे। ध्यान रखना, पहली है हमारी एग्जीक्यूटिव, दूसरी है लेजिस्लेटिव, तीसरी है फाइनेंशियल और चौथी है जुडिशियल पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर में 3-4 कीवर्ड्स याद रखना। पहली पावर है अपॉइंटमेंट और रिमूवल से संबंधित, दूसरी है गवर्नेंस से संबंधित, तीसरी है फॉरेन पावर्स और फोर्थ है मिलिट्री पावर्स। ये सारी सारी किस्में आती हैं एग्जीक्यूटिव में। लेजिस्लेटिव पावर्स में एक तो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, दूसरा नॉमिनेशन से संबंधित है, तीसरा वीटो और फोर्थ है ऑर्डिनेंस से संबंधित। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो आर्टिकल 53 में क्लियरली लिखा हुआ है, ध्यान देना, आर्टिकल 53 में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो यूनियन की मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर हैं वो प्रेसिडेंट के पास होंगी और प्रेसिडेंट उनको खुद यूज करेंगे, साथ के साथ में अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू उस पावर्स को यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान देना, गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं वह प्रेसिडेंट के नाम पर किए जाते हैं और गवर्नमेंट के जितने भी मेजर डिसीजन होते हैं वो भी कौन लेता है, प्रेसिडेंट लेता है। ठीक है, किसकी सहायता से, अपने सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स की सहायता से। अब यहाँ पे ध्यान रखना, रियलिटी में तो आपको पता है पीएम सारे काम करता है, रियल हेड पीएम होता है, मगर नाम किसका चलता है, प्रेसिडेंट का चलता है। तो प्रेसिडेंट सिर्फ नाम मात्र के हेड है, बाकी रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि रियलिटी में सारे काम जनरली कौन करते हैं, पीएम करते हैं भारत में। बट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जितने भी काम गवर्नमेंट के हो रहे हैं वो किसके नाम पे हो रहे हैं, गवर्नमेंट के नाम पे, सिर्फ नाम पे हो रहे हैं, बाकी कर कौन रहा है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। ये चीज़ ध्यान रखना। तो एग्जीक्यूटिव पावर में पहली है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स। तो प्रेसिडेंट कई सारे ऑफिसर्स को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। किसी भी स्टेट के गवर्नर को भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको भी गवर्नर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको भी मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके जो चेयरमैन होते हैं इनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और विदेशों में जो एम्बेसडर जाते हैं हमारे, जिनको हम राजदूत बोलते हैं, इनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पावर्स और इनको हटा भी सकते हैं। और पावर रिलेटेड टू गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब आपको पता है, मतलब गवर्नेंस का मतलब एक तो होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब सरकार, और गवर्नमेंट किस ढंग से काम कर रही है वो ढंग जो होगा वो क्या कहलाता है, गवर्नेंस। अगर अच्छी काम कर रही है तो इसको गुड गवर्नेंस कहेंगे, सही से काम नहीं कर रही इसको बैड गवर्नेंस कहेंगे। ठीक है, अगर चीज़ें आपके हिसाब से सही हैं तो आप कहोगे यार हाँ सरकार सही काम कर रही है, दैट इज़ गुड गवर्नेंस। अगर सही नहीं है तो बैड गवर्नेंस। ठीक है ना, तो ये गवर्नेंस से रिलेटेड कई सारे रूल्स बना सकते हैं, पहली बात तो गवर्नेंस से रिलेटेड। दूसरा, ये पार्लियामेंट से रिलेटेड भी कुछ लॉ बना सकते हैं। जॉइंट सेशन ऑफ बोथ दी हाउसेस, उससे संबंधित लॉ बना सकते हैं। अब जॉइंट सेशन का मतलब क्या है, पार्लियामेंट का आपको पता है 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो इनका जो कंबाइंड जब मीटिंग बुलाई जाती है उसको हम बोलते हैं जॉइंट सेशन। तो जॉइंट सेशन से संबंधित भी ये लॉ बना सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो स्टाफ होता है और ऑफिसर्स होते हैं उनके अपॉइंटमेंट से संबंधित नियम बना सकते हैं कौन, प्रेसिडेंट। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सीएजी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसकी पावर्स के रिगार्डिंग भी प्रेसिडेंट लॉ बना सकते हैं। और साथ ही साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ये क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये वाली पावर हो गई गवर्नेंस वाली पावर। दूसरी है फॉरेन पावर्स या पावर इन फॉरेन अफेयर्स, मतलब विदेश मामले जो होते हैं। तो पहली बात,
भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं इंडियन यूनियन के। तो इंडिया को विदेशों में प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करते हैं, विदेशों में क्या करते हैं? अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। और जितने भी हमारे एम्बेसडर्स होते हैं और डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इंडियन एम्बेसीज में, वहाँ पर ये एम्बेसडर और डिप्लोमेट्स को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। जैसे मान लो यूएसए में हमारी एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, तो उसमें इंडियन एम्बेसी में जो बैठता है एक तो एम्बेसडर, हमारा इंडियन एम्बेसडर हो गया, साथ ही साथ उनके साथ कुछ और ऑफिशियल्स होते हैं जिनको अब डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। तो इनका अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। साथ ही साथ में अगर दूसरे देशों के एम्बेसडर और डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव हमारे देश में आते हैं तो उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको भी ये एक्सेप्ट करते हैं। और इंटरनेशनल जो ट्रीटीज और एग्रीमेंट होते हैं वो भी हमारे प्रेसिडेंट के नाम पर ही होते हैं। तो ये वाली पावर हो गई फॉरेन पावर्स। फिर मिलिट्री पावर्स, तो एक चीज़ ध्यान रखना, हमारी जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस का मिलिट्री हेड या सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। एक नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकता है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस? तो आपको बताना है प्रेसिडेंट हमारे सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के, ठीक है। बट ये अपनी जो पावर है वो लॉ के हिसाब से ही यूज करते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट हैज़ द सोल पावर टू फॉर्म लॉ इन कंटेस्ट टू डिफेंस फोर्सेस, वॉर, ट्रीटी और पीस। ध्यान देना, अगर हमें कोई लॉ बनाना है डिफेंस फोर्स से संबंधित, वॉर से संबंधित, ट्रीटी से संबंधित, पीस से संबंधित, तो ये पावर हमने किसको दी है? पार्लियामेंट को दी है, ना कि प्रेसिडेंट को। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के, ध्यान देना, बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के प्रेसिडेंट ना तो वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही मिलिट्री को यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंट की पावर है उस पर थोड़ा सा रोक लगा दी है और यहाँ पर पावर किसको दे दी है? पार्लियामेंट को, ठीक है। तो बिना पार्लियामेंट की परमिशन के ना तो वॉर डिक्लेयर किया जा सकता है और ना ही मिलिट्री को यूज किया जा सकता है बाय दी प्रेसिडेंट। ये पावर हुई हमारी खत्म एग्जीक्यूटिव। अब दूसरी पावर है लेजिस्लेटिव पावर, मतलब लॉ मेकिंग से संबंधित पावर, ठीक है ना। तो थ्रू द ध्यान देना, आपको पता है अपना जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं इंडियन यूनियन के, और साथ के साथ में वो पार्लियामेंट के भी इंटीग्रल पार्ट हैं। आई टोल्ड यू ऑलरेडी आर्टिकल 79 के बारे में मैंने बताया था। तो आपको कमेंट करके बताना है आर्टिकल 79 क्या होता है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ आर्टिकल 79, चलो छोड़ो मैं ही बता देता हूँ। आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है कि भारत की जो पार्लियामेंट होगी वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होगी, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो मतलब आर्टिकल 79 में क्या लिखा हुआ कि पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट है कौन? प्रेसिडेंट। मतलब पार्लियामेंट से इनको अलग नहीं किया जा सकता। अब पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या है? आपको पता है पार्लियामेंट क्या करती है? लॉ बनाती है। इसका मतलब लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो है उसमें प्रेसिडेंट का भी बहुत बड़ा योगदान है। विदाउट अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट नो बिल कैन बिकम एनी एक्ट। तो कोई भी जो बिल है वो क्या नहीं बन सकता? एक्ट नहीं बन सकता जब तक उसको कौन पास ना करे? प्रेसिडेंट पास ना करे। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी जो बिल होता है वो पार्लियामेंट में जाता है, फिर उसमें लोकसभा राज्यसभा में जाएगा और यहाँ से जाने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उसको साइन करेंगे, तब जाके वो बिल क्या बनता है? एक्ट बन पाता है। तो यहाँ पे यही चीज़ कही जा रही है कि ये प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट है, इनको यहाँ से अलग नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे पहली पावर इसमें देख लो, पहली पावर कौन सी है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित पहली पावर। पहली बात तो ये जो पार्लियामेंट के सेशन है उनको कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ में एंड भी कर सकते हैं। ध्यान देना, कॉल का मतलब सेशन को बुला भी सकते हैं और सेशन को ख़त्म भी कर सकते हैं। लोकसभा को डिजोल्व करने की पावर भी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। जनरली लोकसभा 5 साल का टेन्यूर होता है, मगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर लोकसभा को भी डिजोल्व कर सकते हैं। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ भी बनेगा, हु कैन डिजोल्व लोकसभा? तो आपको बताना है प्रेसिडेंट डिजोल्व करते हैं लोकसभा को। डिजोल्व का मतलब है उसको भंग करना। और दोनों हाउसेस का जो जॉइंट सेशन होता है, ध्यान देना, दोनों हाउसेस का जो जॉइंट सेशन है उसको ये एड्रेस कर सकते हैं शुरुआत में, और करते भी हैं। जब भी पार्लियामेंट के सेशन स्टार्ट होते हैं तो जब जॉइंट मीटिंग बुलाई जाती है उसको एड्रेस करते हैं। अब यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है कि पार्लियामेंट के कितने सेशन होते हैं, कमेंट करके मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है। और पार्लियामेंट में ये कभी भी पार्लियामेंट को एड्रेस कर सकते हैं, मतलब अपना संबोधन दे सकते हैं उनको। मतलब एड्रेस का मतलब ये होता है संबोधित करना, एड्रेस करना, ठीक है। और साथ के साथ में पार्लियामेंट को मैसेज भी दे सकते हैं और किसी ओकेजन पर भी, ठीक है ना। और जितनी भी गवर्नमेंट की कॉमन पॉलिसीज होती हैं वो प्रेसिडेंट की स्पीच के द्वारा ही अनाउंस की जाती हैं। दूसरी पावर है पावर टू नॉमिनेट मेंबर्स। ये आपको पता ही है, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं और लोकसभा में 2 मेंबर नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। राज्यसभा में कहाँ से करते हैं ये? जो बंदे आर्ट, लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट होते हैं उनको नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि गवर्नर कितने मेंबर नॉमिनेट करता है लेजिस्लेटिव असेंबली में और कितने मेंबर नॉमिनेट करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना।
अच्छा, अब अगली पावर है यूज ऑफ वीटो। वीटो का मतलब आप जानते हो कि वीटो का मतलब है ना किसी चीज़ को मना करना। वीटो का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का मना। तो हमारे प्रेसिडेंट के पास भी पावर है वीटो करने की बिल पर। कोई भी बिल जब प्रेसिडेंट के पास जाता है तो ये बिल को मतलब कुछ समय के लिए होल्ड भी कर सकते हैं, है ना, या फिर रिटर्न भी कर सकते हैं। ये पावर प्रेसिडेंट के पास है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बार जैसे ही बिल पार्लियामेंट से पास हो जाएगा तो इसको लॉ बनने के लिए प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए। असेंट का मतलब है प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए। बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता, एक्ट नहीं बन सकता। प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी नॉर्मल बिल को रिटर्न कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि इसमें कुछ सुधार कीजिए, कुछ सजेशन भी दे सकते हैं और पार्लियामेंट के पास भेज सकते हैं। ध्यान देना, अब यहाँ पे बहुत टेक्निकल पॉइंट आने वाला है। पार्लियामेंट ने कोई बिल भेजा किसके पास? पार्लियामेंट ने भेजा किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ने लौटा दिया कि भाई इसमें कुछ मॉडिफाई करो। अब पार्लियामेंट ने उस बिल को दोबारा भेज दिया तो दोबारा प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है कि उसको वापस पार्लियामेंट को भेज दें। तो मतलब ये कहने का ये है दोबारा में प्रेसिडेंट को बिल पास करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो पार्लियामेंट अगर बिल को दोबारा से अमेंडमेंट करके या बिना अमेंडमेंट करके दोबारा से प्रेसिडेंट के पास भेज दे तो प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी पड़ेगी, फिर ये मजबूरी है। ठीक है, यहाँ पर भी प्रेसिडेंट को कमज़ोर कर दिया गया है। यहाँ पर भी पार्लियामेंट आपको देखने को मिलेगी मजबूत है। तो कुल मिला के बात ये कि पार्लियामेंट सिर्फ एक बार ही किसी भी बिल को वापस भेज प्रेसिडेंट जो है किसी बिल को एक बार ही पार्लियामेंट के पास भेज सकते हैं और पार्लियामेंट अगर उसको दोबारा से भेज दिया तो प्रेसिडेंट को अपनी अप्रूवल देनी पड़ेगी, नो ऑप्शन। अब एक है पावर टू इशू ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर भी है। अब ऑर्डिनेंस क्या होता है? जब पार्लियामेंट का कोई सेशन नहीं चल रहा होता है, जब पार्लियामेंट छुट्टी चल रही होती है, तब प्रेसिडेंट को अधिकार है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। अब ऑर्डिनेंस क्या होते हैं? ये टेम्परेरी लॉ की तरह होते हैं, टेम्परेरी काम करते हैं। जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आती है वही टेम्परेरी लॉ परमानेंट बन जाता है, उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा नॉर्मल बिल की तरह और फिर वो परमानेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ऑर्डिनेंस होते हैं, ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर के पास है। ऑर्डिनेंस कब इशू किए जाते हैं? जब पार्लियामेंट का कोई सेशन नहीं चल रहा होता है। कब तक वैलिडिटी होती है? इशू करने के बाद जब पहला सेशन होगा तो पहले सेशन के 6 वीक्स तक, पहला सेशन जब भी स्टार्ट होगा तो उसके 6 वीक तक ये वैलिड रहेगा। ठीक है, तीसरी पावर है फाइनेंशियल पावर हमारी प्रेसिडेंट के पास। तो फाइनेंशियल पावर छोटी सी है, ज़्यादा याद रखना नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये याद रखना कि जैसे ही साल की शुरुआत होती है, जैसे आपने देखा 1 फरवरी को अभी बजट पेश हो गया था। ठीक है, तो बजट की जब मतलब बजट आपको पता ही है बजट क्या होता है? इनकम और एक्सपेंडिचर, कितनी आय हो रही है और कितना व्यय हो रहा है, कितनी कमाई हो रही है और कितना खर्चा हो रहा है, इसका जो अकाउंट होता है उसी को क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं? जो बजट होता है उसको एक बार प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने। ध्यान देना, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने बजट को ये प्रेजेंट करेंगे। हालांकि उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। पर फाइनेंस मिनिस्टर से भी इनकी आउटलाइंस देते हैं। ठीक है, किसको आउटलाइंस दी जाती हैं? ये पार्लियामेंट के सामने आउटलाइंस दी जाती हैं। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। और साथ के साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना, मनी बिल और डिमांड ऑफ ग्रांट्स। मनी बिल आपको पता ही है, मनी बिल जो मनी से डील करते हैं, और मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश होते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर उसको पेश करते हैं। तो मनी बिल और डिमांड ऑफ ग्रांट होता है, उसको लोकसभा की मतलब प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना। डिमांड ऑफ ग्रांट क्या है? जैसे मान लो किसी स्टेट में बाढ़ आ गई तो वहाँ पर 500 रुपये अगर सरकार को देने तो ये हुई डिमांड ऑफ ग्रांट। तो अगर डिमांड ऑफ ग्रांट देनी है या फिर मनी बिल पेश करना है तो इसके लिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए। बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के इनको लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 1 नंबर आने की क्वेश्चन आने की संभावना है। अगली है जुडिशियल पावर। तो एक चीज़ ध्यान रखना, पहली बात, जितने भी अपने जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। दूसरा, अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लॉ बनाए, कुछ रूल्स बनाए कोर्ट की फंक्शनिंग से संबंधित, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लॉ बनाए कोर्ट की फंक्शनिंग से संबंधित, तो उनके लिए भी प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए उनको, अगर मतलब इफेक्टिव मतलब लागू करना है उनको। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने लॉ बना दी कि कोर्ट्स को ऐसे ऐसे फंक्शन करना पड़ेगा, तो उसको वैलिड करने के लिए और परमिशन चाहिए हमें प्रेसिडेंट की। और अगर किसी व्यक्ति को कोई सज़ा दे दी गई है तो सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, पार्डन का मतलब क्षमा कर सकते हैं। कौन क्षमा कर सकता है? प्रेसिडेंट क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू पार्डन ए पर्सन ऑफ हिज सेंटेंस पनिशमेंट और टू सस्पेंड द पनिशमेंट फॉर सम टाइम। और ये चाहे तो जो पनिशमेंट है, सज़ा जो दी गई है, उसको कुछ समय के लिए क्षमा भी कर सकते हैं। ठीक है, और साथ के साथ में
कुछ समय के लिए उसको स्टे कर सकते हैं। और इनके पास एक और पावर है, यहाँ पे मैं लिखी नहीं है, कि प्रेसिडेंट कैपिटल पनिशमेंट को भी पार्डन कर सकते हैं। कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकते हैं, ये भी इनके पास पावर है प्रेसिडेंट के पास। तो यहाँ पर ये हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से ख़त्म हुआ। और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ, हमारे सारे के सारे नोट्स लकी एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। यहाँ पर जाकर आप इनको एक्सेस कर सकते हो। सारे नोट्स फ्रीली अवेलेबल है, सारे वीडियोज़ फ्रीली अवेलेबल है, तो उनको भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।